नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटों तक चली शांति वार्ता अब फेल हो गई है। दुनिया की नजर में आतंकिस्तान बना पाकिस्तान। जमीन पर इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि ईरान को मानना या उसे मनाना अमेरिका और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। वहीं इस कूटनीतिक प्रयास के विफल होने के साथ ही पश्चिम एशिया में संकट गहराने की संभावना बढ़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच कुछ दिनों के लिए रुका महायुद्ध अब फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इजराइल एक बार फिर से आक्रामक रुख अपनाने जा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान से भी मिल जाएगा, जब बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में कहा कि वार्ता फेल होना ईरान के लिए सबसे बुरी खबर है। माने तो सीधे शब्दों में उन्होंने कहा हो कि खुद को शांति के दूत बताने वाले ट्रंप और उनके शरण में फल फूल रहा पाकिस्तान का जमीन अब शांति ने वहां पर दम तोड़ दिया है और फिर से एटम बम चलने की बारी आ गई है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। वार्ता फेल होने के बाद ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। वार्ता फेल होने के बाद ये धमकी भरे लहजे में यहां पर रुख साफ आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। धमकियां, दावे इस पूरी जंग में, इस पूरे संघर्ष में पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ईरान झुके नहीं तो मेरे पास ट्रंप कार्ड है। नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र हथियार है और ये ट्रंप की तरफ से जब आती है बात तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप इस वक्त बिलबिलाए हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द ये जंग जो है वो रुक जाए, ये संघर्ष जो है वो रुक जाए। ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो का भी जिक्र किया है, पहले ही चेतावनी दी है कि जो मादुरो के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। वेनेजुएला के साथ जो हमने किया वो शायद ईरान के साथ भी हो सकता है। अब इस तरीके का संकेत देना और ये दावे करना जिसमें ऑपरेशन मादुरो को लेकर बात की जाए, वो किस तरीके का प्रमाण देता है और ये स्पष्ट रूप में कितना ज्यादा अहम हो जाता है समझना कि इस वक्त हालात ग्राउंड पर क्या बने हुए। एक और बड़ी खबर दर्शकों इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। तनाव के बीच शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। तनाव के बीच आपको बता दें इजराइल ने वेस्ट बैंक पर हमला किया है। हमले में बच्चों को निशाना बनाए जाने की भी खबर है। अब टारगेट देखिए लॉक हो चुका है और इस जंग में आर पार के मूड में सभी जो रुख है वो नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनी बच्चे को निशाना बनाया गया, 5 साल का बच्चा बताया जा रहा है। अब तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। वेस्ट बैंक इलाके पर ये जो अटैक हुआ है, ये तस्वीर आप देखिए। आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ वो तबाही का मंजर नजर आएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई है, शांति की बात गर्त में चली गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेबनान में इजराइल ने भीषण हमले किए और ये वही तस्वीर है जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान का मुद्दा इस प्रस्ताव में या इस पैक्ट में हिस्सा ही नहीं है। चलिए अब दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आपके सामने, जहां एक तरफ इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमला किया है और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो सिलसिला है ये हम देख रहे हैं लेबनान पर भी अटैक को लेकर आ रही है। यानी कि बातचीत एक तरफ फेल हो गई और दूसरी तरफ तनाव जो है और ज्यादा आग बबूला होता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त स्थिति ये बन गई है ऑन ग्राउंड कि वहां पर लगातार संघर्ष और लगातार अटैक्स लगातार बदस्तूर जारी है। लेबनान में बच्चे को टारगेट पे लिया गया है, 5 साल का बच्चा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब सिविलियंस को टारगेट पर लाकर 5 साल के इस बच्चे को टारगेट पर लाकर जो तस्वीर यहां पर दिखाई जा रही है कि इस जंग में अब कुछ भी हो सकता है। हर कड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पूर्णिमा नाथ जी, भू राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सीधे यूएसए से कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है और खुदा जरीवाला जी वरिष्ठ पत्रकार है, सऊदी अरब से हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले यूके देवनाथ सर,
ये जो बयानबाजी है, और अगर कहा जाए इस वक्त धमकियों का सिलसिला, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नहीं माने तो मादुरो ऑपरेशन की तरह हश्र हो जाए। ये क्या तस्वीर दिखाता है? और इस मुहाने पर जब जंग को लेकर बातचीत के रास्ते खोले जा रहे हैं, इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है, अब आगे रुख क्या रहने वाला है? जी हाँ, बहुत ही नाजुक मौका है और डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद नहीं है की जाती कि बतौर प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री वो इस नाजुक मौके पे इस तरह के बयान देंगे। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप से जो बयान आए हैं वो दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों को, राजनीतिज्ञों को बहुत ही भ्रमित करने वाला है, चौंकाने वाला है। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के बयान देने चाहिए जिससे कि पीस प्रोसेस को बढ़ावा मिले, जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो और माहौल ऐसा हो जिसमें ईरान का जो रिप्रेजेंटेटिव आया है वो भी आगे बढ़कर युद्ध को कैसे रोका जाए इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करे, सॉल्यूशन फाइंड करे। लेकिन अगर इसी तरह से बयान डोनाल्ड ट्रंप से आते रहे तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि अगले 10 दिन में सब कुछ ठीक ठाक होने का जो चांस है वो भी भाप बन जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा। जी यूके देवनाथ सर, आपने एकदम राइटली यहाँ पर रखा है। हुदा जी का भी एक बार रुक करना चाहूंगी। हुदा जी, आप क्या समझ रही हैं? ये अभी तक बात सीज फायर को लेकर हो रही थी, सीज फायर हो चुका है और हम आगे अब बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन देखें तो ईरान टू अमेरिका भी तनाव ही तनाव है। एक तनाव जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के भीतर चाहे पॉलिटिकली देखे वो झेल रहे हैं और डिप्लोमेटिकली देख रहे हैं वो भी झेल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में या फिर लेबनान में हम देखें, बारूद अभी भी बरस ही रहा है ना। जी बिल्कुल। इजराइल और अमेरिका कभी भी अपनी बातचीत पे कायम नहीं रहते। ये इस वॉर में सारी दुनिया ने देख लिया है। इजराइल का जो एक ढांचा उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें पिछले 78 ईयर्स से ऑलमोस्ट अपना एक वो जाइनिस्ट वाली जो तरीकेकार है वो चला रहे थे, जिसमें वो कोई भी अगर इजराइल के खिलाफ बोल दे तो उसको एंटी सेमेटिक बोल दिया जाता था। उनका वो जो रूप है दुनिया में वो भी ध्वस्त हो चुका है। सारी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल किस तरह से वॉर क्राइम्स फलस्तीन में तो 2 साल से करता आ रहा है, वैसे लॉजिकली तो वो 70 साल से करता आ रहा है, लेकिन इस दफा वो हद से ज्यादा गुजर चुका है। इस वॉर में भी जब सीज फायर का 2 दिन पहले जो एक्चुअल अनाउंसमेंट हुआ था जिसपे कुछ घंटों के अंदर ही 100 से ज्यादा मिसाइल्स लेबनान पे उन्होंने मारा था, साउथ लेबनान पे। और उनका जो अटैक है, टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ सिविलियंस होते हैं, कोई अटैक का रीजन नहीं है। इस जो सीज फायर टॉक्स है उसमें भी माना जा रहा था कि इजराइल की तरफ से अमेरिका तो बात कर ही रहा है, लेकिन अब इजराइल अमेरिका के लिए भी नासुर बन चुका है। ये वॉर कभी से भी एज सच अमेरिका का इतना नहीं था जितना इजराइल का था वो, लेकिन अब अमेरिका के पास भी कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बची नहीं है। ये जो टॉक्स की जरूरत है अमेरिका को और इजराइल को ज्यादा थी। इजराइल थ्रू अमेरिका एंड अमेरिका ऑफ कोर्स ऑन द टेबल जो बैठा था ईरान से ज्यादा थी, क्योंकि ईरान तो अपने जवाबी कार्रवाई पिछले 40 दिनों में कर ही रहा है। ईरान की अमेरिका इस पक्ष में कि वो क्विट कर दे और इस जंग से पीछा छुड़ा ले। पूर्णिमा नाथ जी, इस पर आपका जवाब। आपकी आवाज ठीक तरह नहीं सुना। आप ये कह रहे हो कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपको मेरी हाँ आवाज? जी, हाँ जी। मेरा सवाल हाँ आपसे ये है पूर्णिमा नाथ जी, अभी तक बातें या दावे या जो इस वक्त बयान सामने आ रहे हैं दैट क्रिएट्स द ग्राउंड ऑफ दिस सिचुएशन, बट अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो अभी तो इस्लामाबाद वाली टॉक्स वो फेल हो चुकी हैं। अभी की सच्चाई यही है और आगे का जो रुख है उसको लेकर ये बात हो रही है कि एक एग्जिट प्लान के लिए डोनाल्ड ट्रंप अग्रसर थे, वो भी अब फेल हो गया है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पहले दिन से कह रही ये जो पीस टॉक की जो बहाना बना रहे थे ना, ये होने नहीं वाला था। ये हमें समझ में आ रहा था बिकॉज जो शर्त रखी गई थी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जहाँ पे वो कर रहे थे वो इट वाज ए बाइंग टाइम फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो। एट द सेम टाइम वो कह रहे थे कि वहाँ पे पीस टॉक हो रहा है, वो यहाँ पे एडिशनल ट्रूप भेजे जा रहे थे। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी पीस टॉक और निगोशिएशन के लिए सीरियस है वो दो दो बार बॉम्बिंग करते,
नहीं करते ना। वो भी नेगोशिएशन में बैठे हुए थे ना। दिस इज ए बेसिक डिप्लोमेसी। अगर आप बोल रहे हो कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में आप हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू बॉम्ब एनीबडी, यू आर नॉट गोइंग टू टारगेट एनीबडी, किल एनीबडी, किडनैप एनीबडी, और वो उसके लिए प्रेशर डालने के लिए आप एडिशनल ट्रूप नहीं भेजोगे। तो ये हमेशा से फार्स था एट द एंड ऑफ द डे। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका ने जो किया, ये पर इस पहली बार ड्रामा, नहीं। ये आप इसे ड्रामा कह सकते हैं कि अगर ड्रामा भी ये कर रहे ड्रामा थे है, तो एब्सोल्युटली ड्रामा ड्रामा। किया क्यों है? टाइम बाय करना था। एक तो टाइम बाय करना था, दूसरा था यहाँ पे नैरेटिव को शेप करने का जरूरत था। यहाँ पे इंटरनली दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंशियल वॉर के लिए जो उन्होंने ना अपनी अमेरिकन से राय ली, ना इंटरनेशनल एलाई से राय ली। तो ये पहले दिन से ही एक बहुत बड़ा पंगा बन गया था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। उनको लगा था 3-4 दिन एट द मैक्सिमम वहाँ पे ईरान में वो लिटरली लीडरशिप को हटाने के बाद वो कैपिचुलेट कर जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं है। वेनेजुएला मॉडल इज फेल्ड ओवर ईयर। लिटरली ईरान अभी यूज कर रहे हैं ना कि आप लीबिया मॉडल हमारे ऊपर लागू करने वाले हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका वांटेड। और अमेरिका को चाहिए कि वो हमें समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट रिमूविंग। नहीं तो इसे ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि देवनाथ सर, इसे ऐसे ना ले हम कि जो एक बात रखी जा रही थी कि ईरान भी रेडी है बातचीत के लिए, अमेरिका भी रेडी है बातचीत के लिए, ये भी चला हुआ था। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अंदर खाने ईरानी प्रतिनिधि जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के लास्ट मोमेंट तक खबर नहीं थी कि ईरानी रिप्रेजेंटेशन पहुंचा या नहीं पहुंचा है पाकिस्तान इस्लामाबाद। अब अगर वो पहुंचे भी हैं एंड इफ द टॉक्स आल्सो बीइंग हेल्ड, बट सवाल यही इस बीच में कि आखिर पेंच फंसा कहां? क्या सच में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात अटक गई? रितु, ये जिस तरह भी आप देखिए, जब भी इस तरह की इंटरनेशनल बातें होती हैं डिप्लोमेसी की, जब भी 10 पॉइंट इधर से 15 पॉइंट उधर से आते हैं, तो सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आसानी से अगले 1-2 दिन में आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको डिस्कस किया जाता है, उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। हाँ। ईरान ने जो पॉइंट्स रखे थे, काफी छोटे छोटे 1-2 पॉइंट उसमें थे, जो कि ईरान ने कहा मान लो तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। हाँ। जैसे कि मैं बता रहा हूं, ईरान ने कहा कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पर हमले बंद कर दे, और जैसे ही इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद कर देगा, चलो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए टेम्पररी, तो फिर ईरान तैयार हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से ही दुनिया भर में इस वक्त जो पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की, केरोसिन की कमी है, वो काबू में आ जाता, खासतौर से एशियन कंट्रीज में। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका ने सबसे जो मुश्किल, सबसे जटिल जो और सबसे भयंकर जो पॉइंट था, उसको ही नंबर 1 पॉइंट करके आगे बढ़ा दिया कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरान 400 किलो जो यूरेनियम है। एक सवाल, जहांगीर जी ने ज्वाइन कर लिया है मुझे पाकिस्तान से, बहुत स्वागत आपका भी। सवाल मेरा आपसे बहुत क्लियर है कि नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइजेस एंड ऑल दी एस्पेक्ट्स इस वॉर में अगर हम देखें और इस्लामाबाद टॉक्स में हम देखें, इन तमाम कड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? ये जंग जीत गया ईरान, ये वाला सवाल उठ ही क्यों रहा है? क्योंकि अभी तक ये भूमिका बनाई जा रही थी कि इस्लामाबाद में बातचीत हो जाएगी और सीज फायर तो क्योंकि हो गया है तो अब आगे हम परमानेंट सॉल्यूशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बट ये तो बैक टू स्क्वायर हो चुका है। जहांगीर जी। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते तो ऑल व्यूअर इंडिया डेली। अच्छा, सुनिएगा, मेरे जो है सीनियर साहब कह रहे थे, बिल्कुल वजह फरमा रहे थे। क्योंकि ये कोई 1-2 साल की खलिश नहीं है, ये पूरे 50 साल की खलिश है और इसको सेटलाइज होने में कुछ टाइम लगेगा। और इसमें सिर्फ ना कि ईरान और इजराइल या अमेरिका का है बेनिफिट, बल्कि पूरी यूरोप का, क्योंकि यूरोप का सारा 90% जो ऑयल है वो यहाँ से दे दिया। जहांगीर जी, आपको क्रेडिट दे दिया। मैं यहाँ पर ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूँ, यू शुड बी एक्नॉलेज्ड फॉर दिस। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, दैट इज टेकन, दैट पार्ट इज ओके, बट आगे ये हल क्यों नहीं निकल पाया? पेच फंसा कहां? दैट्स माय क्वेश्चन।
देखें, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। देखें, ये कोई एक दिन की खलिश नहीं है। जैसे देखें, जेडी वेंस ने कहा कि हमने अपनी सारे मुद्दे रख दिए हैं, अब ईरान का है। अब ईरान की अगर जो मामलात है वो ना जो है पासदारान इनकलाब के पास खुली है, ना पार्लियामेंट के पास है, ना उनके जो है सदर के पास हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने टाइम मांगा है। जितनी मेरी नॉलेज है, उन्होंने सिर्फ टाइम गेन किया हुदा है जी, कि आपको हम लग रहा है अभी ऐसा कुछ? हुदा जी, इस पर एक जवाब जी दीजिएगा। मैं सुन पा रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जी और सुन पा रही हूँ। इजराइल वार्ता को लेकर के दोनों के अलग अलग पक्ष थे। इजराइल कह रहा था हमें मालूम भी नहीं है इस वार्ता को लेकर। इन सेकेंडली अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है इस्लामाबाद, लेकिन वो फेल हो जाता है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये चीजें सॉर्टेबल नहीं, और अगर ऐसे ही रही तो आगे और भी ज्यादा घातक होगी। लेकिन पाकिस्तान का ये कॉल है कि मीडिएशंस विल टेक टाइम। जी, जिस तरह से ये नेगोशिएशंस हुई हैं, ऑब्वियसली इंटेंट ईरान की तरफ से सही था, जो मीडिएटर मुल्क है पाकिस्तान की तरफ से वो भी सही था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका कभी सही इंटेंशन से आया ही नहीं था। लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस कि ईरान जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, या जितनी जवाबी कार्रवाई वो शुरू दिन से कर रहा है, उससे त्रस्त हो चुका था अमेरिका। अमेरिका की जो इंटरनल ट्रम्प की रेटिंग है वो हद से ज्यादा लो हो चुकी थी। सारी दुनिया में कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो चुका था कि ईरान फिलहाल इस वॉर में, वॉर ऑफ नैरेटिव, वो जीत चुका है। और हमें अभी भी आपने जो उनका सिंबलिज्म देखा कि एयरक्राफ्ट जब उनकी तरफ से आता है तो उसमें 168 बच्चियां, जो उसका एयरक्राफ्ट का नाम ही मिना 168 रखा गया है, तो वो सिंबलिज्म बहुत मायने रखता है। दूसरी तरफ और ये बात बिल्कुल गलत है बाय द वे कि इजराइल बातचीत में नहीं था। अमेरिका इजराइल की तरफ से ही बातचीत कर रहा था, और ये जो वॉर है जो इजराइल अब तक सस्टेन कर भी पा रहा है, तो वो सिर्फ अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। अगर आज अमेरिका अपना सपोर्ट पुल बैक कर ले, इजराइल ये वॉर कुछ चंद दिन भी सस्टेन नहीं कर सकता। तो इजराइल की जो गीदड़ भद्दियां हैं वो हमें शुरू दिन से नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि अब तो वो अमेरिका के भी कंट्रोल में नहीं रहा, और अब इस स्टेज पे बातचीत पहुंच गई है दिलचस्प कि कड़ी पूरी खोल दी दुनिया आपने इससे इम्पैक्ट हो कि रही है। इजराइल अमेरिका के ही हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ये वाला बिल्कुल नहीं बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। जहांगीर जी भी इस बिल्कुल पर नहीं है, बिकॉज अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, अब इजराइल फर्स्ट ही है। ईरान ने भी कहा कि हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि इजराइल फर्स्ट नहीं हो सकता। अभी मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया से आपसे लाइव जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मिडिल ईस्ट का जो सूरत हाल है, अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट हुआ करता था, खासतौर से सऊदी को जो ट्रस्ट हुआ करता था, किस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल करके जो एमबीएस के लिए, मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो ट्रंप ने अल्फाज यूज किए थे, जिसके वेरी नेक्स्ट डे एमबीएस ने वो एयरक्राफ्ट की तस्वीर दुनिया के आगे रख दी थी कि इस तरीके से ईरान आके आपके एयरक्राफ्ट यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो और अब जो स्ट्रेटेजिक टॉक है, ये जो तो आगे की बहुत बातचीत है, वो अब रशिया इस के साथ जंग की जा में रही है। आदत सी पड़ गई है सभी लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके के बयान वो हर दिन आ रहे हैं मैम। नेटो के लिए अलग, अलग अलग देशों के लिए अलग, एंड अब तो गाली गलौज पर भी उतर गए हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वापस अपने मेहमानों का इसके बाद रुख करूंगी। तनाव के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। 6 देशों के खतरों को पार किया है, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने यह बयान दिया है, और बाकायदे यहाँ पर पिक्चोरिकल जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी दिया है। और इसी को लेकर मेरा सवाल पूर्णिमा नाथ जी, 6 देशों के खतरों को पार कर लिया है, नेतन्याहू का ये कॉल है, और आगे तनाव के बीच अगर ये बयान नेतन्याहू का सामने आता है, वो कह रहे हैं अभी हमारे जो है इंटेंशंस और हमारी डेस्टिनेशन अभी बहुत आगे है, ये समअप नहीं है, ये अंत नहीं है, आगे आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, नेतन्याहू का जो करप्शन केस चल रहा है विद इन हिज ओन कंट्री, वो अभी गेनिंग अटेंशन एज वेल। ऊपर से यहाँ पे आपने अगर देखा होगा पिछले 2 साल से एटलीस्ट एट द मिनिमम, यहाँ पे जो पैलेस्टाइन की जो ऊपर जो थोड़ा सा सिंपैथी बढ़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे टकर कार्लसन हो, जो रोगन हो, एलेक्स जोन्स हो, मार्जरी टेलर ग्रीन हो, literally all of them are they're talking about certain things. I'll tell you what, October
2023 की जो अटैक हुआ था, हमास की अटैक हुई थी, उसके बाद में आप मेरे यूट्यूब में भी जाके देखोगे, आप देखेंगे मैं वहां पे बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ हम लोग इसराइल के साथ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कंटिन्यूअस एक जेनोसाइडल कॉल जो हुआ उसके बारे में लोगों को पता चली है, ठीक है। अब टकर कर्लसन ने स्पेसिफिकली दो इंटरव्यू की आप बात कर रही हो कि हमारे यहाँ पे सेनेटर टेड क्रूज है, उन्होंने स्पेसिफिकली टकर कार्लसन को बोला है मेरा फर्स्ट ड्यूटी था इजराइल के लिए लड़ना। भाई आप अमेरिका की सेनेटर हो कि इजराइल की सेनेटर हो, दैट्स वन क्वेश्चन। सेकंड, आपको मैं इजराइल की अभी जो एम्बेसडर है हमारी माइक हकाबी, ही इज अ क्रिश्चियन जर्नलिस्ट, ओके। मेरे हिसाब से ही इज द फर्स्ट क्रिश्चियन हु एक्चुअली वेंट एज एन एम्बेसडर इन इजराइल। ये उनकी जो इंटरव्यू है स्पेसिफिकली टकर कार्लसन के साथ, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया कि वो लिटरली पूरा ले लिया जगह। मेरा सवाल इस बीच में इजराइल ये का है, उस पे कोई अभी फर्क- अगर मध्यस्थता को लेकर बात हो रही है, आपने तमाम डिप्लोमेसी को जो अमेरिका के भीतर चल रही है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पर, लेकिन मेरे को ये जानना है कि एक ऐसा देश जो पाकिस्तान है जो खुद त्रस्त है, अब मैं पाकिस्तान वाले सवाल पे आ रही हूँ क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में चीजें चल रही हैं और जो टॉक्स को लेकर बात हो रही है वो भी इस्लामाबाद में हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग ऑन दिस। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों, खाड़ी के और देश क्यों नहीं मीडिएशन करवा पा रहे हैं, या फिर सुन ही अमेरिका पाकिस्तान के रहे हैं क्योंकि वहीं पर चल पाती है, वहीं दाल गल पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं आपको क्या बोलूं, वो लिटरली फ्यू इयर्स एगो उन्होंने स्पेसिफिकली ट्विटर में लिखा हुआ था पाकिस्तान 33 बिलियन हमसे लिया है, उन्होंने हमसे हमारे लिए क्या किया। आप जाके उनके वहां पे WLF की बात कर रहे, क्रिप्टो की बिजनेस शुरू कर दिया विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के बच्चों ने। तो पाकिस्तान इज लिटरली बीइंग यूज्ड फॉर सर्टेन थिंग्स। क्रिप्टो जो यूज बिजनेस है कर वो रहे तो पाकिस्तान को इस केस में भी। एब्सोल्युटली 100% पाकिस्तान इज ऑलवेज बीइंग यूज्ड बाय एनीबॉडी, जहां से पैसा आता है वहां से वो उसी की यूज हो जहांगीर जाती जी है। मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। जहांगीर जी देखिए, प्लीज, आपको अगर मेरे कुछ हिसाब- जवाब देना है तो प्लीज। मुझे 2 मिनट दे दे, मैं थोड़ी सी जो है मिडिल ईस्ट की भी चीजें आपको समझा दूं। देखें, सबसे बड़ा गेम प्लेयर यहाँ पे जो है यूरोप है, जिसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो लेबनान की तरफ से। अगर आपने अपनी मीडिया कवरेज में देखा हो कि स्पेन, फ्रांस और यूके बड़ा एक्टिव है कि हम किसी भी तरीके से लेबनान को सिक्योर कर सकें, क्योंकि 55% जो है वहां पे जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो अरे एटलीस्ट जो है पर ये उनको दोनों है कि तरफ हम से जो तो है- आ रहा है ना जहांगीर जी, दोनों तरफ से आ रहा है। इजराइल कह रहा है लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पैक्ट, इस डील का पार्टी नहीं है ना। ईरान ये बात मानने के लिए तैयार है कि आप हिजबुल्ला को लेकर के तस्वीर रखिए, हिजबुल्ला पर अटैक करिए। वो कह रहा है हिजबुल्ला पर अटैक होता रहेगा तो हम भी ऐसे करते रहेंगे। तो आप मीडिएशंस करवा रहे हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी क्या पक्ष है। देखें, उसका वो जो बयान था वो पहले था, उसके बाद ही जो है उन्होंने बाजी पलट ली कि हम जो है मेरे ख्याल से ट्यूसडे पे टास्क करने जा रहे हैं बिटवीन लेबनान और जो है इजरायली जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। अच्छा, पाकिस्तान का जहाँ पे ताल्लुक था, वाई पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं जेन्युइन व्यू वो दे रहा हूँ, पेट्रोटिक नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो है तुर्किया जो है नेटो का एलाई है, मिस्र पे एतबार कर नहीं सकते, और खाड़ी के जो भी देश है वो वहां पे बेसिस ऑलरेडी यूएसए की थी। तो एक न्यूट्रल जो है वेन्यू था ही पाकिस्तान। और न्यूट्रल तो और पाकिस्तान नहीं न्यूट्रल, फिर मैं वो वाली अंदाज में आ जाऊंगी। आपको मैंने क्रेडिट्स दे दिया शुरुआत में ही, एक्नॉलेज कर दिया, लेकिन प्लीज डोंट कॉल पाकिस्तान न्यूट्रल प्लीज। पाकिस्तान न्यूट्रल तो नहीं हो सकता सर। आप अपने एडेड बेनिफिट्स खोजते हैं, आप पासनी पोर्ट बेच देते हैं, आप गधे बेच देते हैं चीन को, और आप कह रहे हैं न्यूट्रल हैं आप। ये आज वो प्रोग्राम नहीं हो रहा। अरे प्रोग्राम पर आप ला रहे हैं ना, उधर ही वहीं ला रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की बात ही इसीलिए हो रही है कि मीडिएशंस एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान मिले। लेकिन देखें, ये अल्फाज आपको जो है ना, ये भाषा आपको जो है नहीं देती। अरे कौन सी गाली गलौज के अंदाज में मैंने बोल दिया? मैंने शब्द लिए मीडिएशंस और न्यूट्रल एस्पेक्ट पाकिस्तान के साथ सूट नहीं करता सर। ये अभी भी मेरा स्टैंड है और ये मैं हमेशा रखूंगी। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आ रही हूं। लेबनान को लेकर जानकारी, लेबनान में हमले के बाद तस्वीर सामने आई है और बाकायदे इजरायली अटैक के बाद तस्वीर को यहाँ पर अगर देखें तो अटैक को लेकर स्पष्ट होती है चीजें।
काना शहर में शव निकालते हुए बचाव दल रेस्क्यू टीम देखी गई है। और ये पूरे शहर में काना की अगर तस्वीर दिखाई, यहाँ पर अटैक के बाद का मंजर देखिए, एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विश्व युद्ध कहा जाए कि विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, वो नमूना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि अभी चीजें ठीक बेशक से ना हुई हो, लेकिन खत्म अभी आप कहिए ये हो रहा हो या होता हुआ नजर आता हो, ये अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, समझ से परे हैं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, अभी हम देख रहे हैं जैसा कि जहांगीर जी पाकिस्तान से कनेक्ट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यूट्रल है और बाकी खाड़ी देशों को गिनवा रहे थे, टर्की का क्या रुख है, मिस्र का क्या रुख है, सऊदी का कॉल क्या है। बट डू यू फील पाकिस्तान इज न्यूट्रल इनफ टू हैव दैट मीडिएशन सेंटर? मेरा ना जहांगीर साहब से क्वेश्चन है। आपने मुझे बताइए ना, ये जो मीडिएशन की बात की है ना, ये चाइना के इजाजत की वगैरह नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ आपने चाइना से कितना लिया और अमेरिका से कितना लिया। मैं आई एम इंटरेस्टेड टू नो, आप मुझे बताइए ना। देखें, चाइना का अगर हम बता दें कि हम जो है 2 बॉडीज एंड 1 सोल हैं, तो चाइना का तो हमारा कोई वो है नहीं। यही वाली चीज आप अमेरिका के लिए भी फिट करते हैं। एक ही डायलॉग सब जगह चिपका दीजिए आप, एक ही डायलॉग सब जगह चिपका दीजिए आप। बर्दाश्त भी हो सके आपसे, देखें शायद आप लोगों से बर्दाश्त भी हो सके। वो जो है आपके ऑपरेशन तंदूर में हमने बता दिया कि चाइना और पाकिस्तान क्या है, तो फिलहाल छोड़ दे। एक मिनट, आपने क्या बोला? वेट फॉर अ वाइल जहांगीर जी, आपने क्या बोला? ऑपरेशन तंदूर। ऑपरेशन तंदूर, उसी तंदूर में जिसमें आपके आतंकी स्वाहा हो गए, दैट तंदूर यू टॉकिंग अबाउट। अब मुझे उस मोड में लाइए मत, आप मुझे उस मोड में लाइए मत कि मैं आपके तंदूर में उन आतंकियों का चिट्ठा यहां पर खोल दूं। प्लीज डोंट मेक मी डू दैट। और हुदा जी इस पर जवाब दीजिएगा। आपके जहाज आप दे नहीं पाए आज तक प्रमाण, रहने दीजिए साहब, आप प्लीज वो वाला चैप्टर मत खोलिए, मिडिल ईस्ट में वैसे ही बहुत संघर्ष है। देखिए, मैं जिस मुल्क में बैठ के अभी आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क था जो अपने आप को अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता था। डिफेंस स्ट्रेटजीज इन लोगों के साथ में थी। कहीं ना कहीं यूएस ने बहुत ठेस पहुंचाई है सऊदीया को। उनके जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है, अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आगे तक वो अमेरिका के साथ कंटिन्यू होंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन से बात एमबीएस ने स्टार्ट कर दी है। मोहम्मद बिन सलमान रशिया से स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करने की जो बातचीत है वो प्रतिक्रिया चल रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पार्टनर रहा है, तो इसलिए हमने देखा कि जब टॉक्स चल रही थी उसी दौरान गालिबन 10,000 के करीब उन्होंने अपने डिफेंस के लोग भेजे हैं, 13,000 के करीब गालिबन, और 10,000 उससे पहले ही भेजे हुए थे। सो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट का भी जो पूरा जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, जहां तक डिफेंस कंसर्न है, जहां तक अमेरिका की यहाँ पे अमल दखल कंसर्न है, तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे डायनामिक्स इस वॉर के बाद बदल चुके हैं। इजराइल इस रीजन के लिए जो नासूर 1948 से बना हुआ है, अब वो इतना हद तक आगे बढ़ चुका है कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी इजराइल का होना फायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट नुकसान पे नुकसान है। कौन सा ऐसा मुल्क है, अपना कोई भी नेबरिंग मुल्क है, जिसके साथ इजराइल की लड़ाई नहीं हुई है या किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ है? तो जाहिर सी बात है, इस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सीज फायर है वो बातचीत लागू रहे, चलती रहे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे ओमान में हो, चाहे किसी और कंट्री, कोई थर्ड कंट्री में हो। इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि ये बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे हैं वो भी नहीं टूटे, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स अ पॉजिटिव कंक्लूजन, लेकिन जिसमें ईरान अपने पॉइंट्स पे शुरू दिन से वो कायम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बेशक मुद्दा पहले नहीं रहा हो, लेकिन अभी ईरान के लिए
ये वो चोक पॉइंट समझे बन चुका है जिसको इस्तेमाल करके वो अमेरिका से भी अपनी बात मनवा सकता है, और कहीं ना कहीं इजराइल को फर्क पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे वो अड़ा रहेगा। न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जहां तक बात है, तो जहां तक मैं समझती हूँ, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट से एज सच कोई मसला नहीं है, बिकॉज उससे पहले भी ईरान कहता रहा है कि आईएईए की आप जितनी बार चाहें आप वहां पे विजिट करवा लें, उनसे दिखवा लें, लेकिन बस अभी हाल फिलहाल में उसने मना किया है कि वो आईएईए को नहीं चाहता है, बट उससे पहले कभी भी ईरान की तरफ से मनाही नहीं थी। क्योंकि अगर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन एक मुस्लिम नेशन के पास होने की बात होती तो पाकिस्तान के भी पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका को या किसी और को पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पर होने अभी से तो पूर्णिमा as नाजी such ने कोई कहा, नहीं मसला अभी तो पूर्णिमा नाजी ने बताया कि दैट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू अ टिश्यू पेपर, इस्तेमाल कीजिए और बस उतना ही। नॉट रियली, बिकॉज अगर ऐसी सबसे पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर वेपन किसके पास होना चाहिए किसके पास नहीं, ये डिक्टेट करने वाला अमेरिका कोई नहीं होता। क्योंकि आपको याद होगा जब जो डिमोना प्लांट पे जब आईएईए विजिट करना चाहता था किसिंजर के टाइम पे, तो किसिंजर जो उस यूएस का देन प्रेसिडेंट होता था उसको मरवा दिया गया था। तो आइडियली तो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वो किस हिसाब से लेके बैठा हुआ है। अमेरिका जो दुनिया के ऊपर अपनी पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है तो वो रखना चाहता है, अभी भी इट इज अबाउट द ऑयल। बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं, कहीं ना कहीं वो ऑयल कंट्रोल चाहता था, सो कॉल्ड रेजिम चेंज करके सिविलाइजेशन वाइप आउट करने की इस तरह की जो वाहियात बातें कर रहा था ठीक है, यूएस ईरान के लिए। एक जवाब पूर्णिमा नाथ जी का, और उसके बाद मेरे को एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, कर्नल दिनेश शर्मा जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सवाल पूर्णिमा नाथ जी से है मेरा, ये ट्रम्प का जो बोलबाला था ना, हमने देखा कि इस पूरे संघर्ष के दौरान with every day, every aspect and every conversation or a statement, we got to know कि ट्रम्प का स्टेटमेंट हर दफ़ा बदल रहा था। कभी वो कहते थे कि हमने जंग जीत ली है, 32वें दिन में समेट दिया है ईरान को, और कई जो युद्ध हैं वो कई साल तक चलती रहीं, हमने 32 दिन में ख़त्म कर दिया है। उसके बाद एक बयान आता है सभ्यता मिटा देंगे, उसके बाद सीज फायर हो गया, देन कम्स इन पिक्चर इस्लामाबाद टॉक्स। अब आगे क्या होने वाला है? ये अभी तनाव और बवाल आप ठंडा होता हुआ देख रहे हैं, या और ज़्यादा इसे और इंस्टिगेट और घी इसमें डाला जाएगा इस आग में? देखिए, ट्रम्प का जो बयान है ना, जो चेंजेस आपको लग भी रहा है ना, एक चीज कांस्टेंट है। वो कभी बोलता है कि 2 दिन चाहिए, कभी बोलता है 15 दिन की सीज फायर हो गए, कभी बोलते हैं हम जीत गए, कभी बोलते हैं हम लोग जीतने वाले हैं, कभी बोलते उनको खत्म कर दिया। एक चीज कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट जो मैसेज है वो है अमेरिका जीत गया है, अमेरिका जीत गया है और ईरान को खत्म कर दिया। ईरान इज फिनिश्ड, ईरान इज अ डेड कंट्री, ऐसे बोल रहे वो। एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम अशेम्ड टू से कि वो ऐसे बयान दे रहे और हमारी पार्टी भी कुछ बोल नहीं रहा है। वही तो दिक्कत है ना। आज अगर आप, ऐसे नहीं कि पहली बार कर रहा है अमेरिका ऐसी बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ सामने लेके आ गए। फर्स्ट टाइम एक एटलीस्ट की एक भूमिका निभा रहे हैं, जहां पे लिटरली ही हैज ब्रॉट आउट एवरी सिंगल थिंग आउट इन द ओपन, दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ अमेरिका हैज operated in the entire 19th-20th century। ठीक है, अच्छा, दैट्स वन। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप 2023 की एक इंटरव्यू देख लीजिए, फॉक्स न्यूज में हुआ है, और ब्रेड बायर की और एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान की। वहाँ पे स्पेसिफिकली एमबीएस बोल रहे थे फॉक्स न्यूज की होस्ट को कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो हम भी लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एमबीएस से एक है, जो 2 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी है ये इंटरव्यू। क्वेश्चन ये है, आपको प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है या इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है? ईरान को क्यों ऐसे टारगेट करा जा रहा है? अब अगर कोई अगर बोल रहे हैं कि ये युद्ध अभी से शुरू नहीं हुआ, हमास की वो अक्टूबर 2023 शुरू हुआ, ये सवाल तो बनता है। वैलिडेटेड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका बहुत। और दिनेश सर, इस पर जरा आप बताइएगा, खिलौने तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है ना, और ना जो देश, चाहे इजराइल का जिक्र करें या अन्य कंट्रीज जो अभी भी लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया को लेकर के क्यों नहीं ऐसा कुछ करता है अमेरिका? एक दफा कोशिश कर ले। देखिए,
अमेरिका का जो है हाल ही के दिनों के अंदर जो मैंने महसूस किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल टाइप के जो है प्रेसिडेंट हुए हैं, जितना कि हमने अमेरिका के बारे में अभी तक जानते थे। इनकी जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आती हैं, ये हर दफा जो है अपनी स्टेटमेंट बदली करते हैं। मैं आपके सवाल के ऊपर थोड़ी सा मुझे समय दीजिएगा। प्लीज प्लीज। स्टेटमेंट को चेंज कर लेते हैं, और जिस प्रकार से जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है कि ये इन्होंने बार बार कहा है कि हमने ईरान को जीत लिया है, हमने टेक्टिकली ये हो गया है, ईरान चाहे डील को मानता है या नहीं मानता, हम जीत चुके हैं, अगर ये डील फेल होती है तो हमारे ऑलरेडी वारशिप के अंदर हमने नए वेपन सिस्टम को फिट कर दिया गया है, और इस प्रकार की कुछ स्टेटमेंटें हो जाती हैं। देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि जब भी दो देश जिनके अंदर युद्ध हो रहा है, अगर वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर बैठने का उन्होंने मन बना लिया है, तो उससे पहले जो है एक प्रकार की जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बननी चाहिए कि किसी प्रकार का जो है कोई ऐसी भड़काऊ किस्म की भाषण ना दिया जाए जिससे कि उस बातचीत के अंदर किसी प्रकार का मन मुटाव हो। एब्सोल्युटली। इसके लिए सिर्फ अमेरिका को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, उसके साथ साथ जो है ईरान को भी है। ईरान का जो है मिनाव 162, जिसमें वो बच्चियों के फोटोज और जूते और उनके बुक्स लेकर, सॉरी, स्कूल बैग लेकर जा गए थे, तो ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन था कि हम ये अमेरिका ने जो क्राइम किया है हम इसे नहीं भूलते। अरे भाई, एक बात देखिए, आप जो है अल्टीमेटली आपका रिजल्ट है कि आपका एम है कि आपने इस युद्ध को रोकना है। आप उस समय का उस प्रकार से माहौल बनाइए कि आपकी बात भी मानी जाए, नहीं, उनकी और बात भी एक मानी जाए। इसमें अगर एड दोनों ऑन करती अड़े हूँ, हुए प्लीज हैं। सर कंप्लीट कीजिएगा। एक और एड ऑन करना चाह रही हूँ, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा इसके बाद। एक वीडियो भी वायरल हुआ था एक दुकान का, उसके बाद एक कोट लिखा था, एक नोटिस टाइप पर पेस्ट किया गया था कि यू कैन टेक व्हाट यू नीड एंड पे आफ्टर द वॉर। तो ईरान कहाँ से ठंडा बैठा, या ईरान कहाँ से इस पक्ष में कि ये जंग रुक जाए? ये कैसे मान लिया जाए कि ईरान भी एब्सोल्युटली करेक्ट है हर चीज में? देखिए मैडम, ऐसा है कि आज की वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर जब कोई भी घटना होती है उसके अंदर उसके लिए जो है ना एक अलग प्रकार का जो है नैरेटिव जो है लोगों के सामने पेश किया जाता है। जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस समय हमास ने जिस प्रकार का कोहराम मचाया था इजराइल के अंदर, तो उस समय जो है पूरे वर्ल्ड की जो है संपैथी जो है वो इजराइल के साथ थी। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है लोगों ने जो है ह्यूमन राइट्स ने और बाकी कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया कि हमास के ऊपर जो है जुल्म हो रहे हैं। खैर, ये हो जाता है एक प्रकार से नैरेटिव हो जाता है। ईरान ईरान ठीक है, जहाँ अमेरिका गलत है, तो हम नहीं है कि इसमें कौन नायक है कौन खलनायक है उसका हम नहीं एब्सोल्युटली। कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने पोजीशन के ऊपर दोनों ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब आप संधि करने के लिए जा रहे हैं तो ये लेबनान का जिक्र कहाँ से आ गया? लेबनान आपका ना पड़ोसी है ना कुछ है। इसका मतलब है हुदा जी जो एक जवाब, उसके बाद मैं बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। हाँ हुदा जी। इसमें जी, इसमें बस मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कि आप मुझे बताइए, ईरान अगर लेबनान की बात कर रहा है तो अमेरिका भी तो इसराइल की बात कर रहा है। इसराइल अमेरिका को इनफैक्ट चलाता है पूरी की पूरी तरीके से देखा जाए तो। आई मीन, हु इज अमेरिका टू क्रिएट इट्स काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डोमिनेंस अराउंड द ग्लोब? अमेरिका होता कौन है हर दफा हर जंग में अपनी टांग घुसेड़ने वाला? अमेरिका की वजह से जो ये सारे मसले हो रहे हैं, आज अमेरिका अगर इजराइल से अपना सपोर्ट खींच ले, ये वॉर आज खत्म हो जाए। इजराइल ऑन इट्स ओन ईरान को नहीं झेल सकता। ईरान मच मोर पावरफुल स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिट्री वाइज है इजराइल को पूरी की पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। अमेरिका जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे, जब इराक भी गया था तो वहां पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके गया था और कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले। अफगानिस्तान में उससे जो तबाही मचाई, आखिरकार वही तालिबान वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करे हुए हैं। लिबिया में किस तरीके से अमेरिका ने गद्दाफी को मरवाया था। तो ये पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से आज तक मिडिल ईस्ट परेशान है, और अब ये ग्लोबल डोमिनेंस कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो अमेरिका इज एट फॉल्ट एंड बाय दैट इफेक्ट इजराइल इज एट फॉल्ट। इजराइल शुरू दिन से गलत था, उसकी कोई एक वॉर नहीं। टाइम एंड अगेन जब से वो अस्तित्व में आया है, किसी ना किसी कंट्री से, अपनी कोई नेबी कंट्री से वो वॉर पे ही है।
तो दिस वॉर वाज नेवर about Iran getting the Strait of Hormuz in its control or getting the nuclear enrichment deal done या अपने sanctions हटवाना, ये सारी चीजें तो कभी, ये अब conversation का हिस्सा आई है कि ठीक है अब आ जाइए, अब Strait of Hormuz पे भी बात कर लीजिए और nuclear enrichment पे भी बात कर लीजिए और तमाम चीजें अब तो बातचीत होगी। किसने उकसाया ईरान को, किसने पोक किया, प्रीएम्प्टिव अटैक किसने किए, अनप्रोवोक्ड अटैक वो भी स्कूल की बच्चियों पे किसने किए? ईरान ने तो आज तक कोई एक स्कूल, एक हॉस्पिटल बम्बार्ड नहीं किया है। ठीक है, कहीं दफा ईरान की गलती काफी चीजों में टाइम एंड अगेन रही होगी। दिनेश सर जवाब। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो डिस्कशन हो रहा वो इस समय सीज फायर के ऊपर हो रहा। अगर इतिहास की घटनाओं के अंदर जाऊं तो मैं भी 1979 के बाद बता सकता हूं कि ईरान ने कहां कहां गलती की है। तो देखिए, हम जो यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं जी, हम जो डिबेट कर रहे हैं, हमने किसी को जो है करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना, हमने यथार्थ की जो बातचीत हो रही है उसके ऊपर बात करनी है। ये हम नहीं कह सकते कि ईरान जो है दूध का धुला हुआ है, जहां अमेरिका जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। गलती दोनों की है, क्योंकि दोनों की कोई ऐसा कारण नहीं है। अब ये मैडम जो बात करती हैं न्यूक्लियर के लिए, अरे भाई मैं मानता हूं कि ईरान ने कहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ईरान ने कहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार होना चाहिए। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप सिविल पर्पसेस के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या जरूरत थी कि 440 केजी जो है आपने 60 डिग्री तक जो है उसको प्योर करके बना लिया था? क्या कारण है कि आप हर सुबह जो है, हर शाम को जो है आप कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि जिस दिन हमारे पास परमाणु बम जवाब आता है? आने वाले आपके पास, हुदा जी और पूर्णिमानाथ जी। हुदा जी देन पूर्णिमानाथ प्लीज। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, जब डिमोना प्लांट पे आईएईए अपना इंस्पेक्शन करना चाहता था तो किसिंजर जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था उसको किसने मरवाया? इजराइल ने मरवाया। इजराइल किस लॉजिक से यहाँ पे परमाणु बम लेके बैठा हुआ है? वो तो पूरी मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक जेनोसाइड स्टेट है। इजराइल के पास अगर एटम बम है तो फिर बाय दैट लॉजिक ईरान के पास तो डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि मिडिल ईस्ट के कोई भी कंट्री इजराइल से सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो दखल अमल किया हुआ है। पूर्णिमानाथ जी। जी, मेरे दो क्वेश्चंस है। अच्छा, आप अगर बोल रहे हो कि 1979 की हमेशा एक कहानी सुनाया जाता है, लेकिन उससे पीछे जाके हमें 1953 की भी कहानी सुनाना पड़ेगा। इसका मतलब अब 1953 में मोहम्मद मुसादेक को अमेरिका और ब्रिटेन ने हटाया था, एक कू एग्जीक्यूट करा के वहां पे, बिकॉज दे एक्चुअली नेशनलाइज्ड ऑयल। एंड ये सारे मुद्दा is because of petrodollar, because of American dominance, because America wants dominance over there। अगर पूरा मिडिल ईस्ट जल जाए ना, आज सबसे ज्यादा फायदामंद अमेरिका को होगी। क्यों? बिकॉज आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हमारे पास सबसे ज्यादा ऑयल है, एंड दैट इज ट्रू। अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस टुडे। अगर सऊदी, कतार सबका प्लांट खत्म हो जाए ना, अमेरिका सेल करेंगे, आप आर्म्स के साथ साथ तेल भी सेल करेंगे। दैट्स देयर प्रॉफिट मॉडल। सो एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे दुनिया में जाके डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का पट्टी ना पढ़ाए और बोलेगा नहीं। वेस्टर्न एजेंडा जो सुनाया जाता है ना इंडियन मीडिया में, वो भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये आपके जैसा दिनेश सर, आप आगे बोलते हो 1979 की कहानी, ये भी हमें सिखाया गया था। सही हिस्ट्री हमें सिखाया जाना चाहिए सबके बारे में कहीं, और उससे पीछे भी जाके बोलिए। उससे पहले भी जाके ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्री वहाँ से तेल के प्रॉफिट लेते थे। जब नेशनलाइज किया तब वहाँ से उसको निकाला गया, तब उसके बाद शाह को बिठाया गया। शाह क्या कोई बेनेवोलेंट लीडर था? वो तो लिटरली डिसेंट को एंड कर रहा था, वो ऑपोजिशन को खत्म कर रहा था, और डिक्टेटरशिप में अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था। व्हाई? बिकॉज ऑयल वाज फ्लोइंग टू द वेस्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ऑयल था। आज जो सिचुएशन है वो भी ऑयल की मामला, वो भी ऑयल की ही मुद्दा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका वांट्स प्रॉफिट।
और उन्होंने स्पेसिफिकली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे फेसबुक में, वहाँ स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है मेरा मेरा अगर राजी होता, मेरा अगर यहाँ पे अगर कोई एजेंडा होता तो मैं ऑयल, आई वुड हैव केप्ट द ऑयल, आई वुड हैव केप्ट द ऑयल फॉर मी, आई वुड हैव मेड प्रॉफिट। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, दिस इज ऑल अबाउट यूएस डॉलर डोमिनेंस। आपको ये याद रखना चाहिए। और जाके हर कंट्री में जाके घुस के वहां पे डिस्टेबलाइज कराना, कू कराना, रिजीम चेंज कराना, दिस इज इन समथिंग दैट वी कांट टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक इट इज टाइम फॉर द ग्लोबल कंट्रीज। आपके कंट्री भी, आपके लीडर, आपके डेमोक्रेटिकली लीडर भी आज उसके बारे में बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी भी चुप ही है, मुझे नहीं पसंद है। आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि दिस इज द सिचुएशन टुडे। आपके कंट्री के लीडर, एटलीस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कल आपकी बारी आएगी। जवाब दिनेश सर, जवाब। देखिए मैडम, ऐसा है कि मोदी जी के वक्त का नाम आपने बीच में लेके आए हैं, तो हमारा जो है, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है उसको ध्यान में रखते हैं, और जब हमें बोलना होता हम उस समय बोलते हैं। हमें काफी इंस्टिगेट किया गया था आपके, मैडम 1 मिनट के लिए आपको सुन रहे थे, अभी आप भी हमारी बात सुनिएगा। हमें काफी इंस्टिगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने ये किया, काफी उन्होंने इंस्टिगेट किया था। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, या जो कुछ, मैडम 1 मिनट के लिए चुप कर जाइए आप, प्लीज प्लीज 1 मिनट के लिए चुप कीजिए। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने ढंग से जवाब देंगे, और हमने समय समय के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल के मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने किया है। हमने पूरे विश्व पटल के ऊपर बताया गया है, डंके की चोट के ऊपर बताया गया कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर ए वॉर। हमने हमेशा कहा है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो होता वो वॉर नहीं होता, नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी से जो है रिजॉल्व किया जाता। और हमारे स्टैंड को जो है, आज आप देख लीजिए, हमारे अमेरिका के साथ भी संबंध ठीक है, हमारे रशिया के साथ भी ठीक है, ईरान के साथ ठीक है, इजराइल के साथ ठीक है। और ये जो इजराइल के, जो ईरान के बारे में बातें कर रहे हैं कि मेरे पॉइंट को कह रहे थे कि 1979 और ये कर ले, मुझे ये एक बात बताइए कि अभी जो है इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, इजराइल के कितने प्रॉक्सीज हैं? ईरान ये क्या चीज है? हमास क्या है? हिजबुल्लाह क्या है? हूती क्या है? अरे किसी सभ्य समाज के अंदर, ठीक है मैं मानता हूं कि हमारी जो है सहानुभूति है ईरान के साथ, ईरान के लोगों के साथ, हमारा कल्चर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, हमारे रिश्ते हैं, मैन टू मैन रिश्ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे। और दूसरा जो है कि आप जो है आज की तारीख के अंदर, मैं एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते मेरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो ईरान के साथ है, मेरी सहानुभूति जो है पूरी ईरान के साथ है। मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं कि ईरान के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसके ऊपर युद्ध थोपा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज पूरे वर्ल्ड की संपैथी बनी है ईरान के साथ, ईरान को भी समझना चाहिए कि वो अपनी हठ धर्मी को छोड़े, और स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर जिस प्रकार का वो दावा कर रहा है, इजराइल लेबनान पे अटैक करना छोड़ दे, इजराइल लेबनान के ऊपर जो वॉर क्राइम्स है वो करना छोड़ दे, तो ईरान आके बातचीत कर सकता है। जो अमेरिका की तरफ से, जो इजराइल की तरफ से वॉर क्राइम्स शुरू दिन से चलते आ रहे हैं, वो सारा का सारा मसला वो है। और आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो उनको चुप रहना था तो वो जाके फिर वॉर से 2 दिन पहले इजराइल को क्यों मिल के आए? नेतन्याहू के सामने इजराइल को फादरलैंड क्यों बोलते हैं? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही बीजेपी के बहुत सीनियर नेता जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते थे कि इजराइल इज अ प्रॉब्लम फॉर इंटायर मिडिल ईस्ट, और वो कहते थे कि फलस्तीन के ऊपर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। आप जाके पुरानी आर्काइव्स देख लीजिएगा। अगर हमें चुप रहना है, स्ट्रेटेजिकली चुप रहना है, तो प्रो इजराइल नहीं बने हम। मतलब किसने क्या किया, और आपकी मैं नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ मैडम, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्र के नेता होते हैं उनकी ओवरनाइट जो है वो विजिट नहीं प्लान होती है, वो 6-6 महीने पहले प्लान हो जाती है। ये जेनोसाइड हो रहा है, हमें कोई पूरा फसाद की जड़ इजराइल है, और अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल ही जंग कर रहा है। आप अपने नेताओं के बारे में बात कीजिए, आपको कोई ज्ञान नहीं है भारत के बारे में और भारत की शक्ति के बारे में। बात कर रही हूँ जो आप हमारे, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कि इजराइल जो वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू जो बाकायदे से वॉर क्रिमिनल है, क्यों मोदी जी जाके उसको मिलते हैं इजराइल में? क्यों फादरलैंड बोल के कहते हैं इजराइल को? हमारे हम जो हैं अपना राष्ट्र हित देखेंगे,
हम समय के साथ जो है हमारी किसी देश के साथ नहीं है। हमारी ईरान के साथ दोस्ती है, हमारी इजराइल के साथ दोस्ती है, हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती, हमारी गल्फ कंट्रीज के साथ दोस्ती है। हम उस प्रकार के जो है आतंकवाद को मोदी सपोर्ट जी से करने वाला बकायदा से कंट्री उससे नहीं टैरिफ हाई पे है। आप ये करवाने मत पे कीजिए मोदी मंजूरी जी के नहीं ऊपर, है। वो हमारे आर्म ट्विस्ट करता है। नेता हैं, ट्रंप जिसके मोदी बारे जी में की आप कोई ऐसी रिस्पेक्ट बातें नहीं कर करता, रहे आप हैं लोग को जिस समझ नहीं प्रकार आता की है, आपको दिखता करनी नहीं नहीं है। चाहिए। ट्रंप एक साइकोपैथिक मेगालोमैनिया है कि डू यू नॉट गेट दैट? डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट कि ट्रंप पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक मजाक बना हुआ है? आज दिन नहीं अपने नहीं statement हुदा जी, change मैं आपको करता है। करेक्ट करना चाहूंगी, आप बहुत देर से बोल रही थी, मैं सुन रही थी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, टैरिफ के मामले में भी संसद से, जो भारतीय संसद है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बहुत दो टूक शब्दों में कहा था कि कोई भी टैरिफ और कोई भी सुपर पावर, कोई भी देश भारत के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं बना सकता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉल है, हमें तेल किससे लेना है और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किससे करेंगे। रहा आपका पॉइंट इस मसले पर कि ट्रंप के आगे मोदी जी की नहीं चलती, या इसराइल प्रधानमंत्री क्यों गए थे? दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड 6 months बिफोर, 6 महीने पहले डिस्कस हो जाता है। और इस तरीके से डिप्लोमेसी अगर आप देखेंगे कि वो यहां पर गया या वो यहां पर गया, तो फिर तो ग्राउंड्स ही नहीं तैयार होंगे मैडम डिप्लोमेसी के। वो भी तो देखिए, अभी आप बैक चैनल्स की बात करें, सऊदी ने भी तो बैक स्टेप किया था ना एक दफा ईरान को, वो क्यों किया था? के बाद एक जवाब देती हूँ, बस 2 Please, मिनट मुझे please, 1 मिनट please. दे दीजिएगा। देखिए, जहां तक आप ये इजराइल की मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं जेनोसाइड करते हुए फलस्तीन में इजराइल को। वैसे तो 70 साल से वो कर रहा है, ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस वक्त जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदे से कह दिया है कि नेतन्याहू के ऊपर वॉर क्राइम्स की ट्रायल होना है, ये बात तो 6 महीने से पहले भी कह चुका है। उसके बाद भी अगर मोदी जी जाते हैं तो सवाल अरे तो निशान सड़कों पर हो ईरान जाता में, है, अरे सवाल मैडम उठते हैं, मैडम क्वेश्चनेबल हो मैडम जाती है वो बिल्कुल। सड़कों पर ईरान के भी जो फीमेल्स निकल रही थी, जो विरोध कर रही थी खामेनेई को लेकर के या सत्ता को लेकर के, वो भी तो एक पिक्चर है। आप न्यूट्रल तो रहकर सोचेंगी ना, या जंग को और उसमें घी डालेंगी? जहांगीर जी एक पॉइंट आपका, और फिर पूर्णिमा नाथ जी आ रही हूँ। देखिए मैडम, मैं क्लियर कर दूं, वो मोदी जी जो जिसके लिए गए थे ना, 1 मिनट अगर सुन ले, मोदी जी जिसके लिए गए थे ना, शायद सर को भी पता नहीं है, रितु मैम को भी पता नहीं है, ये दुनिया को जहांगीर बताने जी को गए पता थे है, कि इजराइल। आ गए वापस अपने ऑब्सेशन पर मोदी जी के। हाँ प्लीज कंप्लीट। अच्छा सुनिए रितु मैम, सुनिएगा हाँ, 1 मिनट में, फिर जो है आप ठंडे हो जाएंगे। वो दुनिया को बताने गए थे कि इजराइल इज फादरलैंड ऑफ द इंडिया, हाँ। तो इंडिया को अपना बाप बनाने के लिए गए थे श्री मोदी साहब। हो गया आपका ऑब्सेशन पूरा हो गया? नेशनल टेलीविजन मेरा पर आकर obsession आपको पूरा हो मोदी गया, जी का बताना चाह- नाम रटने की एक माला बना लीजिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, पूरे दिन रटिए बैठ के। पूर्णिमा नाथ जी प्लीज कंप्लीट। देखिए रितु, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप समझ सकते हो ये बात इज अ वेरी सीरियस मैटर, ये लाइट मैटर नहीं है। आप कोई भी कंट्री में जाके उनके पूरे गवर्नमेंट को आपने किल किया है, यू हैव किल्ड इन एन अनप्रोवोक्ड एंड इलीगल वॉर इन्वेजन, आपने खुद घोषणा की है। आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, आप जाके कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, जवाब देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में। एक मिनट मोदी जी की ये आप कुछ भी कर ले, आप इजराइल में जाइए, XYZ में कंट्री में जाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Absolutely. लेकिन जब ये घटना हुआ, ये डज इट मेक सेंस फॉर द मियां टू लिटरली वेट फॉर 7 days एंड उसके बाद जाके आपने कंडोलेंस बुक में साइन कर रहे हो? मियां की रिप्रेजेंटेटिव पीएम मोदी का कोई स्टेट लास्ट जवाब, दिस इज व्हाई आई से आप वक्त कुछ भी थोड़ा करिए, कम है। आप पूर्णिमा नाथ जी जवाब ले लेते हैं, जवाब। यस मैडम एक चीज बताइए जरा, इनके सामान्य ज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो शौक प्रकट करने वाली बात है, जो कि मैं समझाऊं इसी के ऊपर बात कर रही हैं। 5 दिनों तक तो ईरान की जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी थी वो बंद हुई है। जिस दिन एम्बेसी खुली है उसके दिन जो है हमारे जो है विदेश मंत्री साहब जो गए हैं वहां पे, वो कंडोलेंस के लिए गए हैं, और हमने जो है खामनेई साहब के इस प्रकार का हुआ है उसके ऊपर हमने शोक प्रकट किया है। मैं आज भी कहता हूं कि ये जो मैडम सऊदी अरब से काफी हाइपर हो रही हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरा जो है लॉजिक जो है, मेरा आज की तारीख के अंदर अभी के समय तक जो है मेरी संवेदना, मेरी दर्द जो है वो ईरान के साथ है, कि ईरान के साथ जो है, ईरान के लोगों के साथ मेरा माय हार्ट फिल्ड विद 168 जो बच्चियों का है, मैं उसके लिए हूं। मैं अमेरिका के किसी भी भारत की डिप्लोमेसी और भारत का स्टैंस ये है कि
हम इतनी जल्दी अपना स्टैंड, ये एक तरफ झुकाव का ये डिप्लोमेसी, हम राष्ट्रहित देखेंगे और राष्ट्रहित जिस पक्ष में होगा हम उस पक्ष में बात रखेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं कि उड़ के चले आए अपना कर्जा माफ करवाने के लिए और फिर मोदी जी का नाम रटने लगे। प्लीज जहांगीर जी, डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। और इतना ही वक्त मेरे पास था, आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।